हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं लैंड लॉज। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, सीलिंग ऑन होल्डिंग्स एक्ट 1961। तो ये एक्ट का मेन पर्पस है जो कि होल्डिंग्स पे है, उस पे एक लिमिट सेट करने के लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? Post-independence land reforms aim to abolish intermediaries and redistribute land। तो जो अगर किसी एक पर्सन है तो उसके पास एक लिमिटेड एकर्स लैंड ही रहेगी। सपोज हमने 100 का एक सीलिंग लगाया, तो कोई भी सिटीजन रहे, कोई भी रहे वो, या फिर फैमिली, उसके पास सिर्फ 100 एकर्स, मैक्सिमम 100 एकर्स रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो इसको बोलते हैं सीलिंग ऑन होल्डिंग्स। In 1961, Maharashtra enacted this act to fix a ceiling on agricultural landholding, prevent concentration and provide land to the landless. Amended several times like 72, 75, 76 to reduce ceiling limits and strengthen implementation. तो बहुत बार अमेंडमेंट किया है, और even आफ्टर मेकिंग सच एक्ट देयर वर सम लूप होल्स, तो इसलिए 2-3 बार अमेंडमेंट किया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है? टू इम्पोज अ मैक्सिमम लिमिट, जिसको हम सीलिंग बोलते हैं, ऑन एग्रीकल्चरल लैंड वन पर्सन और फैमिली कैन होल्ड। तो एक पर्सन मैक्सिमम कितना लैंड होल्ड कर सकता है, इसके लिए सीलिंग है। टू एक्वायर सरप्लस लैंड बियॉन्ड द सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूट टू लैंडलेस कल्टीवेटर। और अगर सीलिंग से ज्यादा अगर किसी के पास सरप्लस लैंड है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी लैंडलेस कल्टीवेटर्स में। टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। तो ये प्रमोट करने के लिए है सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एप्लीकेशन कहाँ है इसका? एक्सटेंड टू द होल ऑफ महाराष्ट्र, applies to all agricultural land except exempted categories। तो ये एग्रीकल्चरल लैंड, सारी एग्रीकल्चरल लैंड है, उन पे एप्लीकेबल है। तो कुछ डेफिनेशंस है इस एक्ट में, वो देखेंगे। सीलिंग एरिया मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ लैंड एंड इंडिविजुअल फैमिली कैन होल्ड। फैमिली यूनिट, हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। सरप्लस लैंड, लैंड इन एक्सेस ऑफ सीलिंग एरिया। अपॉइंटेड date fixed by government for enforcement like 26 Jan 1962, later changed by amendment. Ceiling on holding of land, exempted land, prohibition। Ceiling limit क्या है? Varies by class of land, depends on types of irrigation like irrigated with perennial source, seasonally irrigated, dry crop, rice land, etc. A family unit can hold land only up to the ceiling limit. Section 47 deals with exempted land, land held by government, land used for industrial purposes, land used for educational institution or research, land belonging to cooperative sugar factories, certain charitable trusts and religious institutions. Section 3 to 5 deals with prohibition. No person, family can hold land beyond ceiling area. Holding beyond ceiling, declared surplus waste in state government. The prohibition is that no person or family can hold land belongings beyond ceiling area. In case there is surplus land, it will waste to government. Restriction on transfers and acquisitions, consequences of contravention. Restrictions, section 8 to 10 deals with restrictions, transfers after the appointed date with the object of defeating the act are void. No acquisition of land by transfer if it results in exceeding the ceiling। अगर restriction किया गया है तो जो अपॉइंटेड डेट है एक्ट में, अगर उसके बाद अगर एक्ट के पर्पस को डिफीट करने के लिए अगर ट्रांसफर किया गया तो देन that transfer would be void। ट्रांसफर मतलब सेल, गिफ्ट, लीज, पार्टीशन और उससे अलग कुछ भी किया तो भी वो सरप्लस लैंड का ट्रांसफर void रहेगा। नो एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय ट्रांसफर इफ इट इज रिजल्ट इन एक्सीडिंग सीलिंग। तो अगर जो लेने वाला होगा उस लैंड को वो
एक्विजिशन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक्सीड कर रही है सीलिंग को। कॉन्सिक्वेंसेस, एनी सच ट्रांसफर इज इग्नोर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग सीलिंग एरिया, लैंड इज स्टिल काउंटेड विद द ट्रांसफरर फॉर सीलिंग डिटर्मिनेशन। अगर किसी ने ट्रांसफर की फिर भी वो लैंड ट्रांसफरर की ही कंसिडर करी जाएगी फॉर कैलकुलेटिंग सीलिंग एरिया। सरप्लस लैंड, रिटर्न्स, सिलेक्शन, डिटर्मिनेशन, डिक्लेरेशन, कंपनसेशन। Section 12 deals with submitting returns. Every landholder must file a return declaring details of landholding. Section 16 deals with selection of land. Landholder has right to select land within ceiling limit to retain remaining surplus land. अगर किसी के पास बहुत सारी लैंड है और इतनी सरप्लस लैंड है तो वो डिटरमाइन कर सकता है खुद से कि मेरे को ये वाली लैंड सरप्लस में देनी है और ये वाली पूरी लैंड होल्ड करनी है। तो ये लैंडलॉर्ड का राइट है। डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस, सेक्शन 17 to 21 deals with determination of surplus. Collector conducts inquiry, issue notice to landholder and interested parties, prepares draft statement, if ask for objections, if there are objections then he resolves those objections, if there are no objection then there is a final statement. Declaration, section 21 deals with declaration. Surplus land is declared by collector's order. Land waste in government free from encumbrances. तो कलेक्टर डिक्लेयर करेगा कौन सी लैंड सरप्लस है या नहीं है। सेक्शन 27 to 29 compensation. Landholder is entitled to compensation as per schedule. Compensation based on class of land, assessment and productivity, paid in cash, bonds or installment. तो भले ही आपकी लैंड सीलिंग एरिया क्रॉस कर गई हो और फिर वो सरप्लस लैंड में काउंट की गई हो एंड गवर्नमेंट हैज एक्विटेड योर लैंड, तो गवर्नमेंट ने पोजीशन ले लिया आपकी लैंड का, फिर भी आपको कंपनसेशन तो मिलेगा जो लैंड का है एज पर द शेड्यूल। Distribution of surplus land. Government redistributes surplus land to landless laborers, marginal farmers, tenants in actual possession on priority basis, members of schedule caste, schedule tribe and backward class. तो गवर्नमेंट ये लैंड किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करती है? अगर कोई लैंडलेस लेबर रहेगा या फिर कोई मार्जिनल फार्मर रहेगा या फिर उस लैंड पे ही कोई टेनेंट रहेगा जिसका पोजीशन हो, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ये रिडिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर कोई मेंबर है SC ST कैटेगरी का या OBC कैटेगरी का तो फिर अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी दी जाएगी। मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। लैंड अलॉटेड सब्जेक्ट टू कंडीशन, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर फिक्स्ड पीरियड, यूजुअली 15 ईयर्स। अगर कोई सरप्लस लैंड गवर्नमेंट किसी को देती है तो उस पर कंडीशन रहेगी कि वो कम से कम 15 ईयर तक किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ खुद का पोजीशन रहेगा और दे कैन एंजॉय द लैंड। कलेक्टर एंड महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल पावर्स एंड फंक्शंस। तो कलेक्टर के पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं। प्राइमरी अथॉरिटी टू डिसाइड सीलिंग केसेस, रिसीव्स रिटर्न्स, कंडक्ट इंक्वायरीज, डिटरमाइंस सरप्लस, डिक्लेयर्स वेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड एंड फिक्सेस कंपनसेशन। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट इन इंक्वायरीज, समन्स, एविडेंस। तो कलेक्टर को भी सिविल कोर्ट की तरह पावर्स है, जैसे इंक्वायरी की समन्स भेजना, किसी को समन्स करना विटनेस के लिए, कोई एविडेंस बुलाना, कोई डॉक्यूमेंट। तो कलेक्टर प्राइमरी अथॉरिटी है सीलिंग केसेस में, तो कलेक्टर की ड्यूटी रहेंगी रिसीव रिटर्न्स, कंडक्ट इंक्वायरीज, डिटरमाइन सरप्लस, डिक्लेयर वेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड एंड फिक्स कंपनसेशन। नाउ लेट्स सी महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, MRT बोलते हैं हम इसको। एपिलेट अथॉरिटी अगेंस्ट कलेक्टर्स ऑर्डर। अगर कलेक्टर के ऑर्डर से हम सेटिस्फाइड नहीं है देन वी कैन अपील टू महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल। सुपरवाइजरी एंड रिविजनल पावर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स। अपील्स, सेक्शन 33 to 35 deals with appeals. Order of collector can be appealed to MRT.
Further revision lies with state government in certain cases. Limited judicial review available before High Court under Article 226 और 227 of the Constitution. अगर MRT के या गवर्नमेंट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, then we can go for judicial review for High Court. That was all for today. Till then, please like, share and subscribe. Thank you.